अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिए फक्सट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज जो पाकिस्तान और इंडिया की बिहेवियर में, दोनों मिलिट्रीज के बिहेवियर में नोट किया गया, वो ये है कि दोनों मिलिट्रीज अब यहाँ पर जो सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस नेटवर्क्स हैं या फिर अपने C4I स्ट्रक्चर्स में जो सैटेलाइट सिस्टम्स की इंटीग्रेशन है उसको अब यहाँ पर प्रायोरिटाइज कर रही हैं। पाकिस्तान की यहाँ पर बात करें तो 2025 में हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को हमने ऑर्बिट में लॉन्च किया। बाकी प्रीवियस ईयर्स में हमने जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं उनके कंपैरिजन में पिछले साल यानी कि 2025 में न सिर्फ हमने अपनी मोस्ट एडवांस्ड एक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया, बल्कि इसी के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट्स जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेजरी के लिए इस्तेमाल होती हैं एंड साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को भी पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया। और ये सारी ही मल्टी मोड सैटेलाइट्स हैं, मीन के सिविलियन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं एज वेल एज इनकी जो मेजर एप्लीकेशंस हैं वो मिलिट्री की डोमेन में भी हैं या फिर इंटेलिजेंस कलेक्टिंग की डोमेन में है। C4I जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का उसको इनहेंस करती हैं। एंड 2025 के बाद अब हम क्योंकि 2026 के साल में एंटर हो चुके हैं तो इसको लेकर भी पाकिस्तान की जो स्पेस बेस्ड एजेंसी है सुपारको, उन्होंने यहाँ पर इस चीज को इंडिकेट किया है कि 2026 में भी एक बहुत बड़े नंबर में जो डिफरेंट मल्टी मोड सैटेलाइट्स हैं उनको ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया जाएगा और पाकिस्तान का जो एग्जिस्टिंग सैटेलाइट इकोसिस्टम है या स्पेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर एनहेंस किया जाएगा। तो ये एक क्लियर डायरेक्शन आपको पाकिस्तान से भी देखने को मिल रही है और सेम इसी डायरेक्शन को यहाँ पर इंडिया भी फॉलो कर रहा है। मींस कि मिलिट्री डोमेन की जो सैटेलाइट्स हैं वो भी अब इंक्रीजिंग नंबर्स में डिप्लॉय कर रहे हैं। इवन आज सुबह ही 2026 का उनका पहला मिलिट्री सैटेलाइट का लॉन्च था जिसका नाम यहाँ पर PSLV C62 था और इसका काम यहाँ पर ये था कि अन्विषा नाम की एक मिलिट्री सैटेलाइट जिसको इंडिया की DRDO ने डेवलप किया था उसको ऑर्बिट में लेकर जाकर लॉन्च करना है। लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से यहाँ पर ये जो सैटेलाइट लॉन्च है अपने थर्ड स्टेज के ऊपर जाके फेल हो गया। लेकिन फिर भी ये चीज आपको एक क्लियर डायरेक्शन शोकेस करती है कि अब ये जो इंडिया पाकिस्तान की कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन चल रही है इसमें स्पेस बेस्ड वॉरफेयर का भी आगाज हो चुका है और दोनों मिलिट्रीज चाहे वो इंडिया की हो पाकिस्तान की हो एक रैपिड पेस के ऊपर सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट कर रही हैं। तो इस डोमेन में सैटेलाइट्स के आने से पहले मेनली जो सर्वेलेंस का काम है वो एरियल और ग्राउंड बेस्ड जो सर्वेलेंस रेडार्स है, लॉन्ग रेंज की जो अर्ली वार्निंग रेडार्स हैं उनके थ्रू किया जाता है। चाहे पाकिस्तान को देख लें, इंडिया को देख लें, इन दोनों कंट्रीज की सर्विस में ऐसे बहुत सारे लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रेडार्स हैं, ग्राउंड बेस्ड भी और एरियल सिस्टम्स बेस्ड भी। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास लॉन्ग रेंज रेडार्स में TPS-77 MRTT रेडार अवेलेबल है। उसके बाद हम यहाँ पर एक बहुत बड़े नंबर में चाइनीज YLC सीरीज के रेडार्स को यूज करते हैं जो कि अगेन लॉन्ग रेंज पर टारगेट्स को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और अच्छा खासा यहाँ पर जो हमारी अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज हैं उनमें कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ लो लेवल के ऊपर हमारे पास MPDRs भी हैं यानी कि मोबाइल पल्स डॉपलर रेडार्स। तो ये जो सारे रेडार सिस्टम्स हैं एरियल बेस्ड भी, एरियल बेस्ड सिस्टम्स में हमारे पास फिर SAP 2000 ARI जैसे रेडार्स आ जाते हैं। तो ये जो सारे रेडार्स हैं पाकिस्तान के लिए एक अर्ली वार्निंग इकोसिस्टम का काम करते हैं और फिर साथ में इंटरकनेक्ट होकर हमारे जो डिफरेंट डिफेंसिव प्लेटफॉर्म्स हैं उनको डेटा प्रोवाइड करते हैं जिनकी बेस पर दूसरे हमारे जो डिफेंसिव सिस्टम्स हैं वो फिर अपने हिसाब से एक्ट अपॉन करते हैं। मिसाल के तौर पर यही रेडार सिस्टम्स हमारे एयरक्राफ्ट को डेटा प्रोवाइड करते हैं कि एनिमी के जो एयरक्राफ्ट है वो एयरबॉर्न हुए हैं और हमारे बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं एंड इन सब के बाद यही जो डेटा है वो हमारे ग्राउंड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स के पास जाता है। जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं वो इसी डेटा के ऊपर फिर डिसीजन लेते हैं। उसके बाद ग्राउंड के ऊपर एनिमी की मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए बैटल सर्वेलेंस रेडार्स होते हैं, काउंटर बैटरी रेडार्स होते हैं जो कि ग्राउंड के ऊपर डिटेक्ट करते हैं कि एनिमी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद आपके पास सर्वेलेंस मेथड्स होते हैं जिससे आप डिटेक्ट करते हैं कि एनिमी यहाँ से इंग्रेस करने की कोशिश करे। तो ये एक पूरा क्लस्टर होता है रेडार सिस्टम्स का और फिजिकल मेथड्स का जिनको एम्प्लॉय करके आपकी जो मिलिट्री है वो अर्ली वार्निंग की कैपेबिलिटी हासिल करती है। लेकिन इन सब में एक बहुत बड़ा इशू है कि इन सिस्टम्स की जो कवरेज है और रेंज है वो लिमिटेड होती है। कोई भी MRTT या फिर MPDR जो है वो कितना ही लॉन्ग रेंज क्यों ना हो उसकी हमेशा से एक लिमिटेशन होती है और एक स्पेसिफिक रोल होता है, एक मोड होता है जिसमें रहकर ही वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। मींस कि आपको यहाँ पर एक लिमिट तक इंफॉर्मेशन मिलेगी, इससे ज्यादा वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के केपेबल नहीं है। एंड जिस तरह से अब यहाँ पर बैटलफील्ड या फिर मॉडर्न वॉरफेयर इवॉल्व हो रही है, यहाँ पर ये एक प्राइमरी गोल है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसे फ्यूज करना है ताकि आप बेटर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकें। और यही पर्टिकुलर पॉइंट आजकल के जो कन्वेंशन रेडार सिस्टम्स हैं या सर्वेलेंस मेथड्स हैं वो लिमिट कर देते हैं और आपको एक डिसएडवांटेज की पोजीशन में लाकर खड़ा कर देते हैं। अब ये जो सैटेलाइट सर्वेलेंस मेथड्स है और अपने C4I स्ट्रक्चर के अंदर सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस मेथड्स को इंटीग्रेट करना, ये इस चीज को एक डिसएडवांटेज से एडवांटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो यहाँ पर सैटेलाइट्स होती हैं इनको आप इसी तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि ये स्पेस बेस्ड इवैक सिस्टम्स हैं। जिस तरह से एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड एक इवैक सिस्टम हवा में उड़कर
मिलकर एक बड़ी तादाद में लॉन्ग रेंज के ऊपर अपने टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और मोबिलिटी की कैपेबिलिटी उसके पास होती है, यानी कि इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, काफी बड़ी रेंज के एरियाज को कवर कर सकता है। उसी तरह यहाँ पर ये जो सैटेलाइट सिस्टम्स होते हैं ये एक बड़ी रेंज के ऊपर अपने टारगेट्स को कवर करते हैं, टारगेट्स को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और इवन इससे भी ज्यादा यहाँ पर और ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप सर्वेलेंस की टेक्निक्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं। मींस कि ना सिर्फ एट अ टाइम यहाँ पर ये इनकमिंग मिसाइल्स को, एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकती हैं, बल्कि क्योंकि यहाँ पर आपको मल्टी मोड सेंसर्स मिल जाते हैं तो वही सिस्टम यहाँ पर एनिमी की जो एयर बेसेस हैं उनके ऊपर भी सर्वेलेंस को कंडक्ट कर सकता है, आपके एयरक्राफ्ट को एक बैटल पिक्चर प्रोवाइड कर सकता है, उनको टारगेटिंग डेटा प्रोवाइड कर सकता है एंड सबसे ज्यादा क्रूशियल यहाँ पर आपको मैसिव जो अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि ग्राउंड बेस्ड रेडार्स के कंपैरिजन में अब आपकी जो अर्ली वार्निंग थ्रेट्स को डिटेक्ट करने की रेंज है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज आपने पहले से एक इफेक्टिव सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो स्पेस में डिप्लॉय किया हुआ है और वो पूरा जो नेटवर्क बेस्ड सैटेलाइट सर्वेलेंस मेथड है वो आपको अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। आपके जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनको टारगेटिंग डेटा प्रोवाइड करता है, उनको बैटल पिक्चर प्रोवाइड करता है जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया। एंड ये सब कुछ यहाँ पर एक ऐसे मैनर में होता है जहां पर इन सैटेलाइट्स का जो डाउन टाइम है वो बहुत ही ज्यादा कम है। मींस कि ये सैटेलाइट्स कंटिन्यूसली वर्क कर सकती हैं, आपको डेटा प्रोवाइड कर सकती हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पर इनको किसी किस्म का मैक्सिमम थ्रेट लेवल नहीं होता। मींस कि कोई इनको डिस्ट्रॉय इजीली नहीं कर सकता। ये यहाँ पर पूरे तरीके से ऑटोनोमस होती हैं तो अपने आप को खुद ही मैनेज करती हैं। आपके लिए जो यहाँ पर क्रिटिकल चीज है वो बैटल स्पेस से रिलेटेड डेटा है जो कि आपको कंटिन्यूसली मिलता रहता है एंड यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको लेकर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो सैटेलाइट्स के ऊपर अपना जो C4I स्ट्रक्चर है, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, उसको अब ज्यादा से ज्यादा बेस करने के ऊपर फोकस कर रही है। एट द एंड ऑफ द डे यही जो सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस नेटवर्क है ये आपकी जो न्यूली बिल्ट रॉकेट फोर्स है उसको बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेगा। आपको अपने लॉन्ग रेंज वेक्टर्स को एम्प्लॉय करने में, एनिमी की जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको ढूंढने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आपके आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्योंकि यहाँ पर सेंसर फ्यूजन की कैपेबिलिटी को पोजेस करेंगे तो उनकी सेंसर नोड के अंदर आप सैटेलाइट सर्वेलेंस सिस्टम्स और सैटेलाइट से कलेक्ट होने वाला जो टारगेटिंग डेटा है उनको भी उन एयरक्राफ्ट को फीड कर पाएंगे, चाहे वो J-35 हो, कान हो, PFX हो। ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो ना सिर्फ अपना जो डेटा है वो ग्राउंड बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम से कलेक्ट करेंगे, बल्कि क्योंकि आप सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस को अपने नेटवर्क में शामिल कर रहे हैं तो वही सेम डेटा जो है वो ये सैटेलाइट बेस्ड सर्वेलेंस से भी कलेक्ट करेंगे और अपने टारगेट्स को बेटर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। ये यहाँ पर अगेन हमारे लिए एक काफी ज्यादा एडवांटेजियस बात है कि चाइना का जो एक वास्ट एक्सपीरियंस है इस सैटेलाइट सर्वेलेंस की डोमेन में पाकिस्तान को उसके होने का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और इस डोमेन में चाइना एक्टिवली हमें हेल्प आउट कर रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना की हेल्प से किस तरह से हम इंडिया का जो सैटेलाइट सर्वेलेंस नेटवर्क है उसको काउंटर कर पाते हैं और अपनी मिलिट्री की जो अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी है उसको और ज्यादा इनहेंस कर पाते हैं। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। इससे रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है काइंडली उसको कॉमेंट्स में जरूर डिस्कस करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।